हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स। क्लास 10 की फिजिक्स हमारी चल रही है और लेक्चर नंबर 3 पर आज हम पहुंच गए। और दो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है और वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, वो दो चीज मैं आपको करा चुका हूँ। वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है, इसमें से एनर्जी वाला पोर्शन हटा दिया है। फिर भी बेसिक चीज एनर्जी की भी हम आगे चल के देखेंगे। आज हम कुछ केस देखेंगे और अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे वर्क के, ठीक है, कि अलग अलग केस में मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है इधर की तरफ। फोर्स किधर की तरफ लगाया जा रहा है? इधर की तरफ लगाया जा रहा है। अब सीधी बात है, फोर्स इधर लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट भी किधर की तरफ मूव करेगा? इधर की तरफ ही मूव करेगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगाया, इधर जाएगा। फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ। जैसे मैं खींच रहा हूँ उसको तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में फोर्स और सेम ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें फोर्स लगाया है इधर की डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट मूव भी किधर की डायरेक्शन में करेगा? इधर की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन यही दे रखी है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो किस किस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। जब वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो, तो जैसे मान लो ये फोर्स हो गया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो लाइन है। जैसे मान लो लाइन के ऊपर जब अगर यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये फोर्स लग रहा है, सब कुछ ये यहाँ पे अपना फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में कुछ एंगल है। मगर जब ये सेम लाइन पर हो तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर एफएस cos थीटा। एफएस cos थीटा। cos थीटा क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। अब थीटा यहाँ पे क्या है हमारा? थीटा है यहाँ पे हमारा जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू आपको पता है 1। तो एफएस cos जीरो यहाँ पे थीटा की जगह cos जीरो लग देंगे और cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 को एफएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफएस ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है हमारा क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं ये वाला वर्क कौन सा है? आपका पॉजिटिव वर्क है। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और पॉजिटिव वर्क है, वैल्यू भी किसमें आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। इसका अपोजिट ये है हमारा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या हो रहा है? इधर साइड में मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर साइड में मान लो ये सपोज ऑब्जेक्ट है, इधर साइड में आपको फोर्स लग रहा है और इधर साइड में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन और दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो थीटा कितना आ रहा है? यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड when the direction of force is opposite to the direction of displacement, this means that force and displacement makes एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, जैसे इधर फोर्स है और इधर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्क बराबर क्या होगा। तो वर्क बराबर आपको पता है एफएस cos थीटा। एफएस cos थीटा, थीटा की जगह पे आप कितना रख देंगे? 180। और ध्यान रखना cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। fs मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा? w बराबर -fs। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस, यहाँ पे मान लो कोई मास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। किसकी वजह से? जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट विद मास m, जब ऑब्जेक्ट मास m फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, किसी हाइट से h से नीचे गिर रहा है, देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो फोर्स क्या होगा? तो देखो जनरली आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? g। आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में। g जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स तो m ले लिया और यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रख देंगे? g रख देंगे। ठीक है, जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। मगर यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह पे क्या रख देंगे? यहाँ g। तो ये तो पहली बात है, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो हो जाएगा mg। g क्या है? ग्रेविटेशनल, या तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। वो तो अब जब न्यूमेरिकल करेंगे जब हम देखेंगे। फिलहाल फोर्स बराबर क्या है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या हुआ, देखो इधर ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इधर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और साथ ही साथ में इधर की साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे mg cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू हमें पता है, cos 0 बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो क्या हो जाएगा mg, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, और cos थीटा ये है cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और mg h हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा हो जाएगा mg h के बराबर। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्क डन है या फोर्स जो है, फोर्स क्या होगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, फिर ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल भी आएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कर रहा है तो उसमें वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W बराबर mgh। आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। 3 केस होंगे, इनको नोट डाउन करो, अभी 1-2 केस और है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो अभी 2-3 केस और देखेंगे। अभी 3 केस तो हमने देख लिए कि एक केस तो हमने देखा था जब वर्क और जो अपना फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक ही डायरेक्शन में हो तो W बराबर क्या आता है हमारा Fs, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो W बराबर क्या आता है माइनस Fs, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तब हमारा W क्या आता है mgh। अब केस नंबर 4, जब फोर्स, ये हमारा फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर, इसके फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। परपेंडिकुलर आप जानते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इस पर दूसरी लाइन हमने डाल दी, तो ये लाइन जो है इसको हम बोल देते हैं हम AB, और ये है CD, तो हम कहेंगे AB परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। और जब लाइन कोई परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई होप क्लियर होगी आपको। तो जब फोर्स, ये हो गया अपना फोर्स और ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में वर्क डन 0 होता है। कैसे 0 होता है, देखो इधर हमने फोर्स ले लिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और बीच में थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये दे दिया। तो वर्क हमारा क्या होता है, वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा, और cos थीटा की जगह पे हम रख देंगे cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 है, 0 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हो गए तीनों प्रकार के वर्क। फिफ्थ केस है हमारा, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो ऐसे केस में एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जैसे मान लो ये सर्कल हो गया और कोई चीज़ ऐसे सर्कुलर पाथ में गति कर रही है, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऑब्जेक्ट गति किधर कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे गति कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे निकालो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ निकाल लो आप, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, फोर्स, बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री, और जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट कैसी मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में हो, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड
परपेंडिकुलर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रहा है तो उस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोले सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसे केस में भी नो वर्क इज डन, कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे भले ही मोशन हो रही है पर फिजिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कैसे जीरो होगा, वही है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 90 रख दो और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है और जीरो को एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बराबर जीरो आ जाएगा। एक लास्ट केस है, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये पोजीशन है, इसको ड्रैग कर रहे हैं, इधर की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, किसी बी पोजीशन पे ले जा रहे हैं। तो जब ले जाते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये आपका इधर की साइड में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फिर दोबारा ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। पहले तो पढ़ लेते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज पुल्ड ऑन ए प्लेन सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पोजीशन पे क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है, देन नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इधर साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री। आप सिंपल सी बात है, ये धरती की सतह है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, जब आप इसको खींचोगे तो नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में भी जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6-7 केस हमने देखे, 6 केस देखे टोटल कि कब कब हमारा वर्क की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी न्यूमेरिकल्स में। और ध्यान रखना इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो अब हम इसके वर्क के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। पहले इसको नोट डाउन करो। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक है, वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको बताना है जूल। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो फोर्स की यूनिट हम लेते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं हम मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर ये एक दूसरी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जूल कह लो या फिर न्यूटन पर मीटर। अदर यूनिट्स की बात करें, अगर मान लो फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं डाइन में, मतलब फोर्स की जो यूनिट है अगर हम क्या ले लेते हैं, डाइन ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है उसको हम ले लेते हैं सेंटीमीटर। तो अब वर्क की यूनिट क्या बनेगी, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे हमने ले लिया डाइन और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। ध्यान देना, डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो अर्ग एक और यूनिट है किसकी, वर्क की। ठीक है, तो अर्ग क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। एक और छोटी सी चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है, हमें पता है 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। जूल मतलब न्यूटन पर मीटर को हम बोल देते हैं जूल, तो न्यूटन पर मीटर है। और 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। और 1 मीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मीटर को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसको ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। तो यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट होता है, वर्क से रिलेटेड कई सारे हमने सिचुएशंस देखी थी कि किस किस केस में वर्क क्या होगा, उनको एक बार देखना आप दोबारा से। ठीक है, तुम चाहो तो मैं सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क बराबर हो जाएगा Fs। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क बराबर हो जाएगा -Fs। जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं
ठीक है, तब हमारा वर्क डन बराबर क्या होगा mgh। और इसके अलावा हमने 3 सिचुएशन देखी थी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन बराबर होता है 0। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा सेंट्रीपिटल, इधर की साइड में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इस केस में भी वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा 0। और एक केस हमने देखा था कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे खींचते हैं प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा 0। तो ये 6 केस मैंने बताए थे, 6 केस मैंने पुनः आपको बता दिए। फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं उसमें से, फॉर्मूले पूछे तो क्या न्यूमेरिकल करेंगे जब हम काम आएंगे, तब उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं आपको यहीं पर विराम देता हूँ, और आने वाला जो अगला लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में वर्क से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।